हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे सजीव और निर्जीव, उनका परिचय, उनमें क्या क्या अंतर है और सजीव है उनमें किस प्रकार के लक्षण है हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है सजीव और निर्जीव है उनका परिचय। मेनली हम देखें तो वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण की क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? श्वसन, गति, वृद्धि, जनन और पोषण। इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं वो सजीव कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, पेड़ पौधे हैं, वो इसके एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ जिनमें इस प्रकार की क्रियाओं का अभाव होता है, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं देखने को मिलती, वो निर्जीव कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज, वस्तुएं। इस प्रकार हम अपने आसपास के परिवेश में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीवों में समस्त पादप जंतु और सूक्ष्म जीव आ गए, और इस समस्त पादप जंतु और सूक्ष्म जीवों को छोड़ देते हैं तो अन्य जो भी अतिरिक्त वस्तुएं बचती है वो किस में आ जाती है? निर्जीव में आ जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है सजीव और निर्जीव है, उनमें मेनली क्या क्या अंतर है वो है। तो फर्स्ट अंतर का है वो है जीवन काल के आधार पर। सजीवों का जीवन काल है वो निश्चित होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। दूसरे अंतर है भोजन। भोजन के आधार पर सजीव है वो भोजन करते हैं, निर्जीव है वो उनमें भोजन की क्रियाएं नहीं होती। श्वसन की क्रियाएं किस में संपन्न होती है? सजीवों में होती है, लिविंग में होती है। निर्जीव में इसका भी अभाव होता है। जनन, रिप्रोडक्शन की जो भी क्रिया है वो भी सजीवों में होती है, निर्जीव में इसका भी अभाव होता है। वृद्धि सजीव करते हैं, ग्रोथ की भी निर्जीव है, नॉन लिविंग, उनमें ग्रोथ नहीं होती। उत्सर्जन है वो सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है और निर्जीव में हमें ये भी देखने को नहीं मिलती। तो मेनली हम लक्षण देखें तो जीवन काल है वो सजीवों का निश्चित होता है, लिविंग का जीवन काल वो कैसे मिलता है? हमें निश्चित टाइम पीरियड है, जबकि नॉन लिविंग है उनका टाइम पीरियड है, जीवन काल है वो निश्चित नहीं है। दूसरे अगर हमने अंतर देखे थे भोजन, श्वसन, जनन, वृद्धि, इस प्रकार की क्रियाएं हमें सजीवों में देखने को मिलती है। मेनली हमें निर्जीव है उनमें इस प्रकार की क्रियाएं हैं वो देखने को नहीं मिलती। थर्ड हमारी हेडिंग आती है सजीवों में लक्षण। सजीवों में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें श्वसन की क्रिया होती है, उद्दीपन के प्रति वो क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, गति भी करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया उनमें संपन्न होती है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की क्रिया होती है। जीवन काल उनका निश्चित होता है और वो क्या करते हैं? ग्रोथ भी करते हैं। तो हमारे फर्स्ट हम देखते हैं इनके लक्षण में फर्स्ट है वो डिस्कस करें सजीव। सभी सजीव वो भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु, वो सभी हैं वो भोजन के ग्रहण करते हैं और भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। पादपों में देखें तो भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं? पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके माध्यम से अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, और जंतु है वो इन पादपों पर डिपेंड होते हैं। दूसरा हमारा लक्षण है वो सजीव है वो वृद्धि करते हैं। सजीव है उनमें हमें वृद्धि के लक्षण देखने को मिलते हैं। जंतु है, जंतुओं की अगर हम बात करें तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में जंतु है उनकी वृद्धि है वो रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पादपों में बात करें तो कुछ बहुवर्षीय पादप भी होते हैं जिनकी वृद्धि है वो अनेक वर्षों के बाद भी है ना जारी रहती है, और कुछ पादप हैं जिनकी वृद्धि की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। तीसरा हमारा लक्षण है सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, और कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर निकालते हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन होता है, जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसी को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। दूसरी फोर्थ हमारा है लक्षण है वो सजीवों में गति की करते हैं। सजीव क्या करते हैं? उनमें कोई किसी न किसी प्रकार की गति हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बात की पशु है, मनुष्य है, मछली है, इनको हमने गति करते हुए उड़ते हुए देखा हो, पक्षी हैं उनको उड़ते हुए देखा है, तो उनमें किसी न किसी प्रकार की गति की होती है। लेकिन हम देखें क्या पेड़ पौधे में भी गति के लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि सूरजमुखी के पौधे को अवलोकन करते हैं तो उसका सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना किस बात की ओर संकेत करता है? कि पौधे हैं उनमें भी गति होती है। वहीं एक आता है कि निर्जीव वस्तुएं भी गति करती है, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं हम देखें कि बस, कार, साइकिल आदि चलती हैं। लेकिन जो भी निर्जीव वस्तुएं गति करती हैं, बस, कार, साइकिल, कार है, ट्रेन, इस प्रकार की जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें गति है वो बाह्य कारकों के माध्यम से होती है, इसलिए इनमें हम सजीवों की श्रेणी में नहीं रखते हैं।
पांचवा हमारा लक्षण है सजीव है वो संवेदनशील होते हैं, वो उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारे जो कांटा या सुई चुभ जाती है तो हम अपने हाथ पैर पीछे खींच लेते हैं, यानी कि उद्दीपन उनके प्रति हमने क्या की, अनुक्रिया की। उसी प्रकार पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उनमें भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल है छुई मुई के पौधे पत्तियां हैं, उनको छूने पर उसका सिकुड़ जाना है। ये किसका एग्जाम्पल है, उद्दीपन के प्रति उनकी अनुक्रिया का। छुई मुई का पौधा दिखाया गया है और उसको सिकुड़ता हुआ भी डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 6 का लक्षण है, वो है सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन है, वो कहा जाता है। जंतुओं में इस प्रकार की क्रियाएं होती है। जंतुओं में पसीना है, वो भी शरीर का एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। साथ ही साथ हम देखें भोजन का जो अपचित भाग है मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी एक अपशिष्ट है। पादपों में अगर देखें तो पादप किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। पादप है वो भी हानिकारक पदार्थ हैं, उनको उत्सर्जन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पादपों के किसी विशेष भाग पर इकट्ठा होने वाला गोंद है। गोंद किसका एग्जाम्पल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसका एग्जाम्पल है। एक पादप है, उसे किसी विशेष भाग पर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि पादप हैं उनमें भी उत्सर्जन की क्रिया है वो कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट 7वां रीजन आता है सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जितने भी सजीव होते हैं वो अपने समान संतति है उसको उत्पन्न करते हैं, अपने समान जीव है उनको उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन क्रिया कहते हैं। अपने समान संतान पैदा करने को। सजीवों में जनन है वो एक महत्वपूर्ण लक्षण है, और प्रजनन के माध्यम से सजीव प्रजातियां हैं उनका अस्तित्व है वो बना रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है अंतर है, वो सजीवों का जीवन काल है वो निश्चित होता है। जितने भी सजीव होते हैं उनका जीवन काल निश्चित होता है। जितने भी सजीवों ने जन्म लिया है वो वृद्धि करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है और फिर वो मर जाते हैं। जबकि हमने बात की थी निर्जीव है, निर्जीवों का जीवन काल है वो निश्चित नहीं होता है। एक नाम आता है विषाणु वायरस। वर्तमान में हम सुन रहे हैं कोविड-19 वो भी एक प्रकार का क्या है, विषाणु होता है। तो विषाणु का नेचर कैसा होता है, विषाणु है वो सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच में एक योजक कड़ी है उसकी तरह कार्य करते हैं। विषाणु की विशेषता होती है कि ये स्वतंत्र अवस्था में कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं, और जैसे किसी बॉडी में एंटर करते हैं, सजीवों में प्रवेश करते हैं, तो ये सजीवों की तरह है सम्मान वृद्धि करने के लक्षण है वो प्रकट करने लगते हैं, अपने सम्मान संतति है वो उत्पन्न करते हैं। ये पादप और जंतु में अनेक प्रकार के रोग कारक हैं उनको भी वजह बनते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के रोगों के कारक हैं वो भी होते हैं विषाणु। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 से बहुत से लोगों की है ना मृत्यु हो गई और एक विश्व में महामारी के रूप में फैली हुई है। एक व्यक्ति तो बताया गया है जगदीश चंद्र बोस का। जगदीश चंद्र बोस उनको हम क्यों याद करते हैं, इनका जन्म 30 नवंबर 1858 में वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। अगर हम देखा जाए तो जगदीश चंद्र बोस हैं, उन्होंने भौतिक और जीव विज्ञान दोनों में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं। इन्होंने पादपों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए एक संवेदी यंत्र, जिसे क्या कहा जाता है, केस्कोग्राफ कहा जाता है, उसको बनाया था। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। जनवरी 1898 में इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो मार्कोनी वायरस का वायरलेस रिसीवर है, मार्कोनी का जो वायरलेस रिसीवर है उनको आविष्कार इन्होंने आविष्कार किया था। अगर हम देखें जनवरी 1898 में जो मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर उसका आविष्कार किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। जगदीश चंद्र बोस है उन्होंने एक ऐसे संयंत्र का भी निर्माण किया था जो सूक्ष्म तरंगे पैदा करता था, और इनके जो यंत्र उसके द्वारा पैदा की गई सूक्ष्म तरंगे हैं वो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक जाती थी। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव के बीच में योजक की कड़ी का कौन है, तो ये कौन सी है, विषाणु है, वो सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी का कार्य करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो सजीवों में प्रजाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन है वो आवश्यक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैकेंट, रिक्त स्थान की पूर्ति। फर्स्ट है सजीव उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। सजीवों में उद्दीपन के प्रति क्या होती है, अनुक्रिया होती है।
सेकेंड है पादप अपना भोजन है वो स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके माध्यम से बनाते हैं। थर्ड आता है जंतु श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कौन सी गैस है उसको बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसका निष्कासन करते हैं। फोर्थ हमारा आता है सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना किस बात का लक्षण है, उसकी गति है, उसको दर्शाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना ये उसके गति का लक्षण है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है।